अच्छा जी। लास्ट टाइम हमने प्रोबेबिलिटी के कुछ टर्म्स पढ़े थे, जिसमें से हमने उसको डिस्कस किया था। सेट्स को फिर डिसजॉइंट कंजॉइंट सेट थे, फिर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स थे, इक्वली लाइकली इवेंट्स थे, एग्जॉस्टिव इवेंट्स थे। और उसके बाद हमने पढ़ा रूल ऑफ काउंटिंग। रूल्स ऑफ काउंटिंग में पहले है रूल हमने पढ़ा था रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन का। उसके बाद हमने पढ़ा रूल ऑफ परम्यूटेशन और रूल ऑफ कॉम्बिनेशन, कुछ उसके न्यूमेरिकल एग्जांपल किए। अब हम आते हैं प्रोबेबिलिटी की तरफ। प्रोबेबिलिटी हमारे पास दो किस्म की है, एक को हम कहते हैं सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी और दूसरी हमारे पास है ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी। ठीक है। ये जो पोर्शन है सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी का, इसमें मैथमेटिकल काम नहीं होता। ये साथ में अगर ब्रैकेट में आप देखो तो लिखा हुआ है पर्सनलिस्टिक प्रोबेबिलिटी, यानी ये किसी भी पर्सन का अपना कोई अपनी ऑब्जर्वेशन होती है कोई भी चीज़ को देख के, तो वो अपनी उसके मुताबिक जहन के मुताबिक वो रिजल्ट्स लेके आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ज़्यादातर ये जो पर्सनलिस्टिक प्रोबेबिलिटी है या सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी है, मार्केटिंग में ज़्यादा इसको हम यूज़ करते हैं कि कहीं जाके लेट्स सपोज हम मार्केट में जाते हैं और वहाँ पे चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं कि कौन से लेट्स सपोज अगर मोबाइल्स में इंटरेस्टेड है तो मार्केट में जाके मार्केट का विजिट करते हैं और चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं कि कौन से मोबाइल ज़्यादा सेल हो रहे हैं। ठीक है। इसी तरह मतलब कोई भी चीज़ आप ले सकते हो, मोबाइल्स ले, टीवी सेट्स ले, इसी तरह लैपटॉप ले, इसी तरह किसी आप हॉस्पिटल में जाएं और वहाँ पे चीज़ों को ऑब्जर्व करें कि कौन से बीमारी के पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं। तो मतलब अपना एक गेस करना होता है इसमें। ठीक है। इसमें कोई ज़्यादा फार्मूले लगाने, कोई मैथमेटिकल काम नहीं होता। जस्ट चीज़ों को ऑब्जर्व करने से जो हमें रिजल्ट मिलते हैं अपनी पर्सनल उसके मुताबिक, जहन के मुताबिक। ठीक है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी। और ये जो पोर्शन है ये हम यहाँ पे जो हमारा कोर्स है इसको इतना ज़्यादा डिटेल से नहीं पढ़ेंगे। जो दूसरा पोर्शन है हमारा प्रोबेबिलिटी का, जिसमें मैथमेटिकल काम होता है, जिसमें डाटा को यूज़ करके हम कोई रिजल्ट्स ले आते हैं, तो इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे जिसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी। अब इस ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी के अंदर दो चीज़ें हैं, एक को हम कहते हैं क्लासिकल डिफिनीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी और दूसरी है एक्सोमेटिक डिफिनीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। यानी कि इसमें हमने कुछ एग्जाम्स बनाए हैं, वो कौन कौन से हैं तो उसको फिर वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम स्टार्ट में आते हैं क्लासिकल डिफिनीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। जब हम प्रोबेबिलिटी को मैथमेटिकली क्वेश्चंस वगैरह को सॉल्व करेंगे, उसका फार्मूला यूज़ करेंगे, तो हम इस चीज़ का फार्मूला यूज़ करेंगे क्लासिकल डिफिनीशन का। और इस क्लासिकल डिफिनीशन हमारे पास है क्या, तो इसको आप यहाँ से लिख सकते हो द क्लासिकल, या इसको हम कहते हैं प्रायरी डिफिनीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। अच्छा वो है क्या चीज़, तो वो है इफ़ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे सिर्फ इफ़ लिखा है, आप जब अपने नोट्स बनाओगे तो यहाँ पे आई डालोगे। इफ़ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट कैन प्रोड्यूस एन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड इक्वली लाइकली आउटकम्स। ये यहाँ तक जो लाइन है ना, वो कह रहा है कि हमारे पास एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है और रैंडम एक्सपेरिमेंट से हमें कोई रिजल्ट्स मिले, वो रिजल्ट्स जिसको हम कहते हैं टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, या जिसको हम रैंडम एक्सपेरिमेंट में कहते हैं टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, उसको वो कह रहा है कि हमने लेट सपोज उसको एन से डिनोट किया। फॉर एग्जांपल हमने एक कॉइन टॉस किया, सॉरी एक डाइस हमने थ्रो किया, तो डाइस थ्रोइंग में आपको पता है कि टोटल जो इसकी पॉसिबिलिटी है वो कितनी हो सकती है, वो हो सकती है 6। यानी कि हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट था जिससे हमें ये 6 आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स मिलते हैं। तो लेट सपोज वो कह रहा है कि इन 6 को हमने कह दिया n, इसको मैं लेट सपोज लिख देता हूँ n इज इक्वल टू 6 फॉर डाइस एक्सपेरिमेंट। ठीक है। आगे इसको चलाते हैं।
अब वो कह रहा है कि एंड इफ m out to these outcomes are considered favorable to the occurrence of a certain event A। अब ये जो लाइन है इसका मतलब ये है कि वो कह रहा है कि इन टोटल में से लेट सपोज हम इंटरेस्टेड हैं इन दो इवेंट्स में, ठीक है, मतलब हम 3 और 4 में इंटरेस्टेड है, तो इसको हम लेट सपोज नाम देते हैं m का, और यहाँ पे हम लिख देते हैं m इज इक्वल टू 2, ठीक है। इसको हमने कह दिया कि ये हमें 3 और 4 चाहिए, यानी कि टोटल में से हमने 2 इवेंट सेलेक्ट किए 3 और 4, तो वो जो 2 इवेंट सेलेक्ट किए हैं उसको हमने लेट सपोज फॉर एग्जांपल m का नाम दिया, और ये इसको हमने कहा कि ये हमें ये जो इवेंट है ये फेवरेबल इवेंट्स है हमारे, ठीक है, और इन 2 इवेंट्स को हमने नाम दिया है इवेंट ए का, ठीक है। अच्छा, फिर क्या कह रहा है, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ए डिनोटेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यानी जिस इवेंट की हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहेंगे उसको हम लिखेंगे इस अंदाज में पी ऑफ ए, जिसका मतलब होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज डिफाइंड एज द रेशो m ओवर n। सिंपल सी बात है, टोटल है, ठीक है, और टोटल में से हमारा फेवरेबल कोई भी आउटकम हो, वो एक भी हो सकता है, वो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, तो वो कह रहा है कि उसकी अगर प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहे तो उसको आप लोग इस तरह फाइंड कर सकते हो m ओवर n से। हमने इन टोटल में से 2 को सेलेक्ट किया था 3 और 4 को, और उसको हमने डिनोट किया है m के साथ, तो इसकी प्रोबेबिलिटी को हम ऐसे लिख सकते हैं 2/6 सिंपली, ठीक है, मतलब कोई मुश्किल बात नहीं है। आपके पास किसी एक्सपेरिमेंट के जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स आए और आपको क्वेश्चन में जो रिक्वायर्ड होगा, वो जब हम क्वेश्चन करेंगे ना उसमें एक स्टेटमेंट लिखी होगी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 and 4, या व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट 5, या व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ए 2, ठीक है। तो जो हमें क्वेश्चन में रिक्वायर्ड होंगे वो हमारा फेवरेबल होगा, और टोटल आउटकम्स आपके पास एक्सपेरिमेंट से जो भी टोटल पॉसिबल आउटकम्स आएंगे तो उसको आपने इस तरह रेशो की फॉर्म में लिखना है, और वो आपके पास उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी होगी। ज़्यादा समझ आपको जब हम एग्जाम्पल की तरफ जाएंगे तो वहाँ से आपको और भी क्लियर हो जाएगी बात। अच्छा अच्छा, सिंबल की फॉर्म में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू m ओवर n, ऊपर लिखा है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। तो ये हमारे पास है क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, जिसको हम अपने मैथमेटिकल जो हमारे एग्जांपल्स होंगे उसमें ये वाला फार्मूला यूज करके तो उसकी कैलकुलेशन करेंगे। कैसे करेंगे तो उसकी तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, ये जो दूसरी डिफिनेशन है एक्सोमेटिक डिफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, इसको हम थोड़ी देर बाद डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इसमें 3 एग्जाम्स है, और ये 3 एग्जाम आप लोगों को तब समझ आएंगे जब हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल 2 करेंगे तो उसमें ये वाली चीज़ें आपको सामने आ जाएगी, ठीक है, इसलिए इसको हम लास्ट पे रख देते हैं। अच्छा, आप लोगों ने, मैं भी हो सकता है कि कार्ड्स खेले हो, ताश जिसे कहते हैं, वो जो कार्ड्स होते हैं ना, वो कार्ड्स हमारे पास टोटल होते हैं 52 कार्ड्स, प्लेइंग कार्ड्स। हाँ, प्लेइंग कार्ड्स खेले हैं कभी जुनैद, लुकमान? नो सर, सर ये इस्लाम में जायज नहीं है, इस्लाम में नहीं खेला है। बहुत खेला है सर। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, हाँ इस्लाम में तो जायज़ नहीं है, लेकिन बहरहाल सिर्फ हमें नॉलेज तो होना चाहिए ना इस चीज़ का। फॉर एग्जांपल जैसे लेट्स सपोज हम सर कोई शर्त लगा के नहीं खेलना चाहिए, वैसे तो खेल सकते हैं। नहीं नहीं, वैसे भी नहीं खेल सकते, खैर बहरहाल वो एक अलग सा टॉपिक है, मैं वैसे पूछ रहा था। चलो नहीं भी खेले तो आज आप लोगों को पता चल जाएगा कि कार्ड्स में हमारे पास कौन कौन से पोर्शंस होते हैं।
क्योंकि बहरहाल इसको हमने यूज करना है अपने एग्जाम्पल्स में और क्वेश्चनों में, इसलिए नॉलेज इसका जरूरी है यहाँ पे। अच्छा, अब वो जो कार्ड्स होते हैं ना, हमारे पास टोटल 52 कार्ड्स होते हैं और इसमें 4 पोर्शन होते हैं। एक पोर्शन उसमें होता है स्पेड का, एक पोर्शन होता है उसमें हार्ट्स का, एक पोर्शन उसमें होता है डायमंड्स का और एक पोर्शन होता है क्लब्स का। अब ये स्पेड कौन से है, ये हार्ट्स कौन से हैं, डायमंड्स कौन से हैं, क्लब्स कौन से हैं, इसके लिए ये जानना ज़रूरी नहीं है हमारे लिए। हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि कार्ड्स के अंदर 4 पोर्शन होते हैं, उसमें स्पेड, हार्ट्स, डायमंड्स और क्लब्स 4 ये पोर्शन है। बस हमें सिर्फ इनके नाम आने चाहिए यहाँ पे, ठीक है। होते कैसे हैं तो उसकी ज़रूरत नहीं हमें। दूसरा, आपको ये आइडिया होना चाहिए कि ये जो हार्ट्स और ये जो डायमंड्स हैं, ये हमारे पास होते हैं रेड कार्ड्स, ठीक है। यानी इसमें जो इसके ऊपर वो शेप वगैरह या इसके ऊपर जो लिखाई होती है वो रेड कलर की होती है, ठीक है। और ये जो स्पेड होते हैं और क्लब्स होते हैं ये होते हैं ब्लैक कार्ड, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि कार्ड्स के अंदर 26 रेड कार्ड्स होते हैं और 26 ब्लैक कार्ड्स होते हैं। ये आप लोगों ने जहन में रखना है, क्योंकि इस चीज़ को भी फर्दर जाके हमने एग्जाम्पल्स में यूज़ करना है। अच्छा, चूंकि 4 पोर्शन है तो इस 52 को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो इसमें हमारे पास 13 के पोर्शन बनते हैं। यानी कि स्पेड्स के जो कार्ड्स होते हैं वो 13 होंगे, हार्ट्स के जो कार्ड्स होंगे वो 13 होंगे, डायमंड्स वाले भी 13 होंगे और क्लब्स भी 13 होंगे, ठीक है। अब उसके बाद जो आप लोगों को पता होना चाहिए वो ये है कि कार्ड्स जो है वो 2 से स्टार्ट होते हैं, इसमें 1 वाला कार्ड नहीं होता। 2 से स्टार्ट होते हैं, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको कि फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं स्पेड को। स्पेड में होते हैं 2, 3, 4 अप टू 10 तक, और 10 के बाद होता है जे, उसके बाद होता है क्वीन, क्यू, और उसके बाद होता है किंग, के, और उसके बाद होता है ए, ए। ठीक है। तो इनको अगर आप काउंट करो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, फिर जे, फिर क्यू, फिर के, फिर ए, तो ये हमारे पास टोटल 13 कार्ड्स बनते हैं, ठीक है। यानी कि कार्ड्स जो स्पेड में है वो हमारे पास 13 कार्ड्स हैं। इसी तरह यही सेम पोर्शन, सेम कार्ड्स हमारे पास होते हैं क्लब्स में भी, डायमंड्स में भी और हार्ट्स में भी, ठीक है। इट मीन्स कि ये जो 2 वाला कार्ड है ये भी 4, 3 वाले भी 4, 4 भी 4, इसी तरह जो 10 कार्ड है वो भी 4, जो जे है वो भी 4, क्यू भी 4 टाइम्स, के भी 4 टाइम्स, ए भी 4 टाइम्स, हर एक में अलग अलग, ठीक है। तो टोटल मिला के हमारे पास ये बनते हैं 52। क्लियर? अच्छा, ये देखो, ये जोकर है जे, तो ये टोटल हमारे पास 52 कार्ड्स में 4 कार्ड्स होते हैं। इसी तरह जो क्वीन है टोटल 52 में 4 कार्ड्स होते हैं, किंग भी 4 होते हैं, एस भी 4 होते हैं। 4 इसलिए होते हैं क्योंकि एक जे इसमें होता है, एक इसमें होता है, एक इसमें, एक इसमें, 4 पोर्शन है तो ये आपके पास 4 आ गए। यानी कि हर एक कार्ड जो है वो 4 टाइम्स होता है टोटल 52 कार्ड्स में से। अच्छा, अब आपको अगर ये आइडिया हो गया कि एक हमारे पास 26 रेड कार्ड्स होते हैं, 26 ब्लैक कार्ड्स होते हैं, हर एक पोर्शन में हमारे पास 13 कार्ड्स होते हैं, और ये इंफॉर्मेशन आपको पता हो तो आप एग्जाम्पल को इजीली सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में लिखा है इफ अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम एन ऑर्डिनरी डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट। वो कह रहा है कि हमारे पास 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं और उस 52 प्लेइंग कार्ड्स में से हमने कोई एक कार्ड रैंडमली सेलेक्ट कर लिया। अब कौन सा कार्ड सेलेक्ट हुआ है तो उसकी हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। वो कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज अ रेड कार्ड, या रेड कलर्ड, दोनों आप लिख सकते हो। द कार्ड इज अ रेड कार्ड
या द कार्ड इज रेड कलर्ड। ये जो आपके पास पोर्शन होता है ना, ये वाला, जहाँ से फाइंड का वर्ड यूज होता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी, ये आपके पास फेवरेबल होता है, यानी कि ये आपके पास होता है m, ठीक है। और ये जो ऊपर का पोर्शन है ये आपके पास होता है n, यानी टोटल होता है, ठीक है। तो अब आपको पता है कि हमारे पास जो रेड कार्ड्स है, वो रेड कार्ड्स हमारे पास होते हैं 52 में से 26 रेड कार्ड्स होते हैं। और फॉर एग्जांपल हमने उसको इवेंट ए का नाम दिया, तो हम लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू, पहले हम फार्मूला लिख लेंगे। यहाँ पे फार्मूला हमारे पास है m और n, और ये m क्या चीज है, m हमारे पास है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। यहाँ पे लिख देता हूँ नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है, और डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। अब आप देखो कि हमारे पास अच्छा, अब आप देखो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हमारे पास कौन से हैं, वो हम दोबारा क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज अ रेड कलर्ड। रेड कलर्ड का मतलब ये है कि ये हमारे पास फेवरेबल है, और हमें पता है रेड कार्ड्स हमारे पास होते हैं 26 कार्ड्स। तो यहाँ पे हम m की जगह पे लिख लेंगे 26, ठीक है। और टोटल हमारे पास है 52, तो ये आपके पास आ गया 26 ओवर 52, ठीक है। अच्छा, दूसरा हम जाते हैं, इसको देखते हैं, कार्ड इज अ डायमंड। अब आप लोगों को पता है कि डायमंड्स कार्ड्स हमारे पास कितने होते हैं, यहाँ पे दोबारा देख लेते हैं। ये देखो डायमंड्स कार्ड्स हमारे पास होते हैं 13, तो दूसरे की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी हमारे पास 13 ओवर 52, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं डायमंड्स, तो डायमंड्स कार्ड हमारे पास होते हैं 13, और प्रोबेबिलिटी इसको हम लेट सपोज बी का नाम देते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी हमारे पास नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल, यहाँ पे एक वर्ड लिख देते हैं पॉसिबल आउटकम्स। तो डायमंड्स हमारे पास है 13, इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 13 और 52। और फिर हम जाते हैं द कार्ड इज अ 10। अब आप लोगों को पता है कि 10 कार्ड इसमें कितने होते हैं, देखो एक 10 इसमें होता है स्पेड में, एक 10 होता है 4 हार्ट्स में, एक 10 होता है डायमंड्स में, और एक 10 होता है क्लब्स में। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आपके पास आ जाएगी यहाँ पे 4 ओवर 52। इसको लेट सपोज हम इवेंट सी का नाम देते हैं, और यहाँ पे लिख देते हैं कार्ड इज ए 10, ठीक है। कार्ड इज ए 10 कार्ड, तो वो हमारे पास होते हैं 4, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ जाएगी 52, 4 ओवर 52। अब आप देखो सोल्यूशन में, सोल्यूशन में हमने लिखा है कार्ड इज ए रेड कार्ड या कार्ड इज ए रेड कलर्ड, लेकिन आप इसको ऐसे नहीं लिखोगे, इसको आप लोग लिखोगे कुछ इस तरह से।
जब आप सोल्यूशन लिखोगे ना, सोल्यूशन में आप इसको ऐसे लिखोगे, लेट ए कैसे? वही बता रहा हूँ, लेट ए रिप्रेजेंट द इवेंट दैट द कार्ड ड्रॉन इज अ रेड कार्ड। एक मिनट, ये आप लोगों को मैं लिख के दे देता हूँ ताकि बाद में कोई कंफ्यूजन ना हो। सोल्यूशन में आप लोग लिखोगे इसको, पहले आप लोग ये लाइन लिखोगे, ये माइक ऑफ करो जी इसके अपने। सोल्यूशन में आप लोग फर्स्ट के लिए लिखोगे कि लेट ए रिप्रेजेंट द इवेंट दैट द कार्ड ड्रॉन इज अ रेड कार्ड। द रेड कार्ड। ड्रॉन इज अ रेड कार्ड। हाँ जी, ठीक है, आप लोग अपने माइक्स ऑफ रख के माइक्स बंद कर दे अपने, सिर्फ सुने लेक्चर को। अच्छा ठीक है, तो आप लोग सिर्फ इसको लिखोगे, लेट ए रिप्रेजेंट द इवेंट दैट द कार्ड इज अ रेड कार्ड एंड रेड कार्ड्स आर 26। देन आप लोग इसको लिख सकते हो, n of a या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a is equal to 26, hence probability of a is equal to m over n is equal to अच्छा अजान हो रही थी। अच्छा यहाँ पे देखो, आप लोगों ने फर्स्ट के लिए लिखना है, लेट ए रिप्रेजेंट द इवेंट दैट द कार्ड रन इज अ रेड कार्ड एंड रेड कार्ड्स आर 26। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पता है रेड कार्ड जो है वो 26 होते हैं। देन हमने उसको लिख दिया एन ऑफ ए, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए वो कितने हैं, 26 है। हेंस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू, इसको हम लिखते हैं बाय फार्मूला m ओवर n, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए और नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस। ये जो एस है ना, ये आपका टोटल सैंपल स्पेस है, यानी ये वाला 52 कार्ड्स जिसमें है, इसको हम ऐसे लिखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस। और एस क्या चीज है, एस आपके पास वही टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स है जिसको आप लोग सैंपल स्पेस बोलते हैं। ठीक है, तो एम आपके पास 26 है और टोटल आपके पास है 52। इसको सिंप्लीफाई करो तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1/2। इसी तरह जब आप लोग दूसरा लिखोगे तो इसको आप लोग सेकंड का नाम लिख के, अब आप लोगों ने ए की बजाय उसको बी का नाम दे, लेट बी रिप्रेजेंट द इवेंट दैट द कार्ड ड्रॉन इज ए डायमंड कार्ड। दूसरे में हमने क्या फाइंड करना है, डायमंड के लिए, तो आप लोग इसको लिखो, इज ए डायमंड कार्ड एंड डायमंड कार्ड्स आर 13। ठीक है, देन के बाद आप लोग इसको लिखोगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी वो कितने हैं, वो 13 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपके पास आ जाएगी 13/52, और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1/4। अब जो थर्ड है, थर्ड में आपके पास है कार्ड इज ए 10। तो कार्ड इज ए 10 के लिए आप लोग सेम उसी तरह इसको लिखोगे स्टार्ट से, इसको थर्ड का नाम दो,
और यहाँ पे आपने बी लिखा था, इसको सी कर दो। लेट्स सी रिप्रेजेंट द इवेंट दैट द कार्ड ड्रॉन इज a 10 card, is a 10 card and 10 cards are 4। नंबर में लिखो या वैसे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी कितने होंगे, वो हो जाएंगे 4, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी आपके पास आ जाएगी नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी डिवाइड बाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस इज इक्वल टू 4/52। सिंप्लीफाई करो, आंसर आ जाएगा 1/13। तो इस तरीके से जब आप लोग नोट्स बनाओगे तो इसको आप लोगों ने ऐसे 1 बाई 1 करके लिखना है और उसको इस तरह की सोल्यूशन करनी है। ये जो नोट्स में लिख के हैं, नोट्स में बस जस्ट सिर्फ आप लोगों को एज ए स्केच बनाया है कि आपके पास इस तरह के आंसर आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने इस तरह से थोड़ी सी डिटेल साथ में लिखनी है कि लेट ए रिप्रेजेंट द इवेंट दैट बी एंड सी। ठीक हो गया। अच्छा, फिर हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसमें है कि a fair coin is tossed 3 times। जब हम कॉइन को टॉस करते हैं 3 टाइम्स, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन हेड अपीयर। सबसे पहले क्वेश्चन के लिए हम सैंपल स्पेस बनाते हैं और सैंपल स्पेस में फिर हम काउंट करेंगे कि कौन कौन सा इवेंट ऐसे है जिसमें हमारे पास हेड आ रहा हो। वो कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन हेड अपीयर। वो कह रहा है कि उस इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड करो जिसमें कम से कम एक हेड हो। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, तो इट मीन्स कि कम से कम हेड एक हो, ज़्यादा से ज़्यादा 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। और फर्स्ट स्टेटमेंट की तरफ हम जाए अगर, तो वो कह रहा है कि अ फेयर कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स। आप लोगों को पता है कि जब हम कॉइन को टॉस करते हैं 1 टाइम, तो हमारे पास उसके 2 पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, हेड और टेल, ठीक है। तो इस हिसाब से हम इसका फार्मूला बनाते हैं सैंपल स्पेस का 2 पावर n। ये कैसे बनता है, तो ये जो 2 है ना, ये 2 हमारे पास ये पॉसिबल आउटकम्स होते हैं 2, और ये जो n होता है ये नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट है, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम्स। अब हमने इसको 3 टाइम टॉस किया है तो इसका मतलब ये है 2 पावर 3, और 2 पावर 3 का मतलब होता है 8। यानी कि हमारे पास इस क्वेश्चन के लिए जो सैंपल स्पेस बनेगा वो बनेगा 8 इवेंट्स का। कैसे बनेगा, तो वो बना लेते हैं। देखो, ये देखो, ये आपके पास फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है, ये आपके पास सेकंड एक्सपेरिमेंट है, और ये वाला आपके पास थर्ड एक्सपेरिमेंट है। अब इन तीनों को मिला के हमने इसका टोटल सैंपल स्पेस S लिखना है। कैसे लिखेंगे, तो हम लिखेंगे S इज इक्वल टू, पहले हम इन दो का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, इन दो का, ठीक है। और फिर जो इस दोनों का आंसर आएगा उसके आंसर के साथ इस तीसरे को मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, इन दो को मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, तो इस h को पहले इन दो के साथ लिखते हैं। कैसे लिखेंगे, एच एच, ठीक है। यानी कि इस h को इस h के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, एच एच आया। फिर इस h को इस t के साथ मल्टीप्लाई करे तो एच टी आ जाएगा, ठीक है। अब ये वाला जो h था, ये इसको हमने इन दो के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम इस t को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, टी एच और टी टी, ब्रैकेट क्लोज करें। और ये जो आपके पास थर्ड एक्सपेरिमेंट है, इसको अभी हमने नहीं छेड़ा तो इसको यहाँ पे इसके साथ लिख देते हैं, ठीक है। अब अगले स्टेप में क्या करते हैं कि इसको इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो इट मीन्स कि ये जो फर्स्ट इवेंट है ये इन दो के साथ मल्टीप्लाई होगा,
फिर ये वाला जो इवेंट है ये इन दो के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ये थर्ड और ये फोर्थ। तो इसको कर लेते हैं 1 बाई 1। ये दो एच जब इसके साथ मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आएगा, एच एच एच। ठीक है, क्लियर है। फिर एच टी और ये एच के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, एच टी एच। फिर ये थर्ड इवेंट जब एच के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा टी एच एच। और फिर ये लास्ट पे टी टी, ये एच के साथ मल्टीप्लाई होगा तो टी टी एच। ये 4 इवेंट्स आ गए, यानी कि ये एच इन चारों के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये चारों हमने मल्टीप्लाई करने हैं इस टी के साथ, तो 4 इसमें से आ जाएंगे, एच एच टी। फिर उसके बाद ये वाला एच टी टी, फिर उसके बाद ये वाला टी एच टी, और फिर ये आपके पास टी टी रह गया, तो ट्रिपल ट्रिपल टी। अब देखो इसको अगर आप काउंट करो तो ये आपके पास ये 8 बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है। अच्छा, हाँ नूर बोलो। नहीं सर, वो गलती से हो गया था, सॉरी। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ ठीक हो गया, यानी कि इन तीनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास इसके लिए ये वाला सैंपल स्पेस बन गया। 8 इवेंट्स आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर है। तो आप लोग इसके लिए लिखोगे सोल्यूशन में, कि सोल्यूशन में आप लोग लिखोगे द सैंपल स्पेस फॉर द गिवन क्वेश्चन या फॉर द गिवन एक्सपेरिमेंट आप लोग लिख सकते हो, फॉर द गिवन क्वेश्चन इज। इसके बाद आप लोग लिखोगे एस, और एस इज इक्वल टू दिस, ये। ठीक है। अब हमने इसमें देखना है कि कौन से इवेंट्स ऐसे हैं जिसके अंदर हेड आ रहा है। तो आप देखो कि ये जो लास्ट इवेंट है, इसके अलावा बाकी तमाम इवेंट्स में हमारे पास हेड है, जो कि हमारे पास वो फेवरेबल आउटकम्स हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फेवरेबल डिवाइड बाई टोटल। फेवरेबल कितने हैं, 7 है, और टोटल हमारे पास 8 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आपके पास आ जाएगी 7/8। तो इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे, ये देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू m/n इज इक्वल टू 7/8। लेकिन इसको आप लोग ऐसे नहीं लिखोगे, इसको आप लोग लिखोगे इसको आप लोग लिखोगे लेट ए रिप्रेजेंट द इवेंट दैट at least one head appear। वन हेड अपेयर लिख सकते हो या वन हेड अकर लिख सकते हो, आप लोग लिखोगे इसको लेट ए रिप्रेजेंट द इवेंट दैट एट लीस्ट वन हेड अपेयर। ठीक है। तो फिर आप लोगों ने लिखना है ए में कौन कौन से इवेंट्स है जिसके अंदर हेड आ रहा है। तो वो आप लोगों ने ए के अंदर ये वाले सारे इवेंट्स लिखने हैं, ये वाले, ये सारे इवेंट्स आप लोगों ने लिखने हैं इसमें ए के अंदर। ठीक है, ट्रिपल एच और बाकी सारे 7 इवेंट्स आप लोग यहाँ से उठा के लिखोगे इसमें, यहाँ से। ठीक हो गया। और उसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने आ गए, 7 आ गए। हेंस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू m/n, या नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए डिवाइड बाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस इज इक्वल टू 7/8।
तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ठीक है, ये आपके पास, इसको आप काउंट करें तो ये 7 बनते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू m और n। दोबारा बता रहा हूँ, सोल्यूशन में सबसे पहले आप लोगों ने लिखना है द सैंपल स्पेस फॉर द गिवन एक्सपेरिमेंट इज s इज इक्वल टू 2 पावर 3 इज इक्वल टू 8 एंड s इज इक्वल टू दिस। ये जो चीज़ है ना, ये वाली, इसको क्वेश्चन के बीच में लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको बेशक आप लोग एक साइड पे लिख के, आप लोगों ने कंप्लीट ये सैंपल स्पेस करके लिखना है बस, s इज इक्वल टू दिस। यहाँ तक जब आप इसको लिख लोगे तो फिर इसके बाद आप लोग लिखोगे ये स्टेटमेंट कि let A represent the event that at least one head appear। और A में कौन कौन से इवेंट्स है जिसके अंदर हेड आ रहा है, तो वो आपके पास ये वाला इवेंट्स है, ये आप लोग लिखोगे यहाँ तक, इसके अलावा। ठीक है, और फिर आप इसको इस तरह कंप्लीट करोगे। ये नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, इसको आप काउंट करोगे तो ये 7 बनते हैं, और हेंस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 7 और 8। ठीक है, अच्छा जी, अल्लाह अकबर। अच्छा, हाँ जुनैद, यहाँ तक बात क्लियर है? जी सर। अच्छा, आगे हमारे पास एक क्वेश्चन है, उसमें है कि इफ 2 फेयर डाइस आर थ्रोन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबल 6, अ सम ऑफ 8 और मोर डॉट्स। तो इन दो चीज़ों की तरफ हम बाद में आते हैं, पहले हम इस स्टेटमेंट को समझे ज़रा। इसमें लिखा है इफ 2 फेयर डाइस आर थ्रोन। अब आप लोगों को पता है कि जब हम डाइस को सिंगल टाइम थ्रो करते हैं तो हमारे पास इसके आउटकम्स आते हैं 1 2 3 4 5 और 6। ये सिंगल एक्सपेरिमेंट है, और एक्सपेरिमेंट को जब हम रिपीट करते हैं 2 टाइम्स तो ये हमारे पास दूसरा एक्सपेरिमेंट है, या दूसरा डाइस है जिसके पॉसिबल आउटकम्स ये हैं। अब इसका फार्मूला आपके पास बनेगा बनेगा क्या, s इज इक्वल टू 6 पावर n। 6 पावर n का क्या मतलब है, ये जो आपके पास 6 है ये डाइस के पॉसिबल आउटकम्स है 1 2 3 4 5 6, और ये जो n है ये आपके पास नंबर ऑफ ट्रायल्स है या नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स है। तो इट मीन्स अब हमने डाइस को 2 टाइम्स थ्रो किया है, जब इसको हमने 2 टाइम्स थ्रो किया तो 6 पावर 2 बन गया, और इसका आंसर आ गया 36। इट मीन्स के इस क्वेश्चन के लिए जब हमारे पास सैंपल स्पेस बनेगा तो वो 36 इवेंट्स होंगे, और वो कैसे बनेंगे तो उसको भी बना लेते हैं। अच्छा, उसमें क्या होगा, उसमें ये होगा कि ये और ये जो दो एक्सपेरिमेंट है इन दोनों को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, तो इसके पेयर्स हमने बनाने हैं। 36 कैसे बनेंगे, पहले इस 1 को इन सब के साथ पेयर्स बनाएंगे, तो जब पेयर्स बनाएंगे 1 का तो कैसे बनेंगे 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, यहाँ पे लिख देते हैं 1 1 फिर उसके बाद 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6, यानी कि इन 1 का हमने इन सब के साथ पेयर्स बना लिया। अब इसके बाद सेकंड, अब हम पेयर बनाने लगे हैं 2 के लिए, तो क्या होगा
2 1, यानी अब हम ना इस 2 को लिखते हैं इन सब के साथ। तो 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 और 2 6। ठीक है, कितने बने? टोटल हो गए 12। अब हम इसको लिखने लगे हैं 3 के लिए। तो ये आ जाएगा, यानी कि अब हम इस 3 को इन सब के साथ लिखेंगे। ये आपके पास आ जाएगा 3 1 और 3 2, उसके बाद 3 3 3 4 3 5 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ तक आ गए 18, यानी कि इन तीनों का हमने इन सब के साथ पेयर्स बना के, तो ये आपके पास टोटल 18 बन गए। जब हम इसको इसी तरह 4 के लिए लिखेंगे, 4 1 4 2 4 3, फिर 5 के लिए लिखेंगे, फिर 6 के लिए लिखेंगे, तो 18 इसके आ जाएंगे। और ये कुल मिला के आपके पास बन जाएंगे 36 इवेंट्स, जो कि आपको यहाँ से मिल जाएंगे सोल्यूशन से। ठीक है, सोल्यूशन में आप लोगों ने उसी तरह लिखना है। पहली स्टेटमेंट आप लोग लिखोगे कि द सैंपल स्पेस फॉर द गिवन एक्सपेरिमेंट इज, इसके बाद आप लोग लिखोगे s इज इक्वल टू 6 पावर 2 इज इक्वल टू 36। और फिर उसके बाद ये दो चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं, बहरहाल इसको बेशक आप लोग एक साइड पे लिख के यहाँ पे लिखोगे s, और फिर ये कंप्लीट सैंपल स्पेस बनाओगे इसके लिए 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 अप टू यहाँ तक 6 6 तक। ठीक है, तो ये आपके पास क्वेश्चन आ गया। यहाँ तक हमने इसको सॉल्व किया। इफ 2 फेयर डाइस आर थ्रोन, यहाँ तक। अब इसके बाद वो कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबल 6। वो कह रहा है कि उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करो जहाँ पे आपके पास डबल 6 आ रहा है। तो डबल 6 को आप लोगों ने इन सैंपल स्पेस में ढूंढना है कि कहाँ कहाँ पे आपके पास डबल 6 है। तो यहाँ पे आप देखो कि लास्ट का एक ही इवेंट है जिसमें आपके पास डबल 6 आ रहा है। तो डबल 6 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू m ओवर n इज इक्वल टू 1 ओवर 36। ठीक है, यानी कि 1 इसलिए आया क्योंकि ये आपके पास सिंगल इवेंट है एक, और 36 क्या चीज़ है? तो 36 आपके पास ये टोटल इवेंट्स है। ठीक है, तो आप लोग इसको लिखोगे आप लोग इसको लिखोगे लेट ए रिप्रेजेंट द इवेंट दैट shows a double 6। ठीक है, और ये आपके पास आ जाएगा एक ही सिंगल इवेंट, ए के अंदर एक ही इवेंट आएगा 6 और 6। ठीक है, और n ऑफ ए आपके पास होगा 1, और इसकी प्रोबेबिलिटी आपके पास आ जाएगी नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू 1 और डिवाइड बाई 36। ठीक है, तो इसको आप लोग ऐसे लिखोगे कि लेट ए रिप्रेजेंट द इवेंट दैट शोज अ डबल 6, और ए आपके पास फिर बराबर होगा 6 और 6 के, यानी कि एक ही इवेंट है आपके पास ये वाला। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू 1, तो हेंस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू m ओवर n, और इसको आप लिख सकते हो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए डिवाइड बाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस इज इक्वल टू 1 ओवर 36। ठीक है, इन दोनों में बेशक आप कोई एक लिखो, दोनों लिखने की ज़रूरत नहीं, ये वाला बेशक ना लिखो, इसमें ऐसे करके लिख लो। क्लियर? अब हम जाते हैं दूसरी स्टेटमेंट की तरफ। लिखा हुआ है अ सम ऑफ 8 आर मोर डॉट्स
वो कह रहा है कि जो डॉट्स है, ये इसको ना डॉट्स कह रहे हैं, 1 और 1, इसको डॉट्स बोल रहा है। वो कह रहा है कि इन दो डॉट्स को जब आप लोग सम करो तो वो आपको आंसर दे 8 का या 8 से ज़्यादा। तो अब हमने वो वाले इवेंट्स काउंट करने हैं कि जिसको हम सम करें तो हमें 8 आंसर मिले या 8 से ज़्यादा मिले। अब हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ देखो 1 1 है जो कि लेस देन 8 है, ये भी लेस है, ये भी लेस है, ये भी लेस है। यहाँ तक हम आए 2 5 तक, लेकिन ये सारे इवेंट्स ऐसे थे कि जिसका सम हमारे पास लेस देन 8 बन रहा था। अब यहाँ पे आप देखो कि 2 और 6 को जब आप लोग प्लस करते हो तो वो आपको 8 आंसर देता है। तो हम ये वाला इवेंट काउंट करेंगे एक। फिर उसके बाद एक इवेंट ये बन रहा है 3 5, इसका भी आंसर 8 बनता है। एक इवेंट ये बनता है 3 6, 8 से ज़्यादा बन रहा है क्योंकि इसमें हमने दोनों देखने हैं, 8 और मोर डॉट्स, यानी कि सम 8 बनता हो या 8 से ज़्यादा हो। तो ये 8 से ज़्यादा है। फिर ये वाला आएगा 4 4 4 5 4 6 5 3 5 4 5 5 5 6, फिर 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। तो अब हम इसको काउंट करते हैं। एक ये वाला है 1, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, यानी कि हमारे पास 15 इवेंट्स ऐसे हैं जिसका सम हमारे पास 8 बनता है या 8 से ज़्यादा बनते हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी इसकी होगी 15/36। और इसको आप लोग ऐसे करके लिखोगे कि लेट बी represent the event that shows a sum of 8 or more dots। ठीक है, तो देन बी आपके पास किसके बराबर होगा? अब बी में आप लोगों ने वो इवेंट्स लिखने हैं जिसका सम 8 बनता है या 8 से ज़्यादा बनते हैं, तो वो आप लोग सैंपल स्पेस से निकालोगे। पहला जो इवेंट है वो आपके पास है, सॉरी, अच्छा पहला इवेंट हमारे पास उसमें है जिसका आंसर 8 बनता है, 2 6 है। दूसरा हमारे पास है 3 5, और फिर हमारे पास है जो 8 से ज़्यादा है 3 6, मतलब सीक्वेंस में जाएंगे। फिर 4 4 है, और फिर उसके बाद 4 5 है, फिर उसके बाद है 4 6, फिर उसके बाद है 5 और 3, फिर उसके बाद है 5 और 4, फिर उसके बाद है 5 और 5, फिर उसके बाद है 5 6, फिर उसके बाद है 6 2, फिर 6 3, 6 4 और 6 5 और 6 6। ठीक है, तो ये हमारे पास वो इवेंट्स है जिसका सम 8 बनता है या 8 से ज़्यादा बनता है। ठीक है, तो इसको आप लोगों ने काउंट करना है। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितने आ गए? 15 आ गए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास होगी नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी डिवाइड बाई नंबर ऑफ टोटल। ये आपके पास आ गया 15/36। और इसको आप लोग सिंप्लीफाई करोगे, 3 से डिवाइड करो दोनों को, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3/12। क्लियर है? तो इसको आप लोगों ने ऐसे करके लिखना है, और ये आपके पास क्वेश्चन कंप्लीट हो गया यहाँ पे। बाकी इसके बाद हमने इसके कोई 1 2 लास्ट पढ़ने हैं, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।